जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी भाई, समझ आती है बात। चलो इधर आ जाओ। अब ज़रा पेज नंबर 14 पे तशरीफ़ ले आइए। पेज नंबर 617 पे नोट 14 में ये देखें जी, ट्रेड डेंट्स, ट्रेड को डेंट पड़ गए हैं। ट्रेड डेट्स का नोट है, कंसिडर्ड गुड, अदर्स स्ट्रॉबेरी, पियर, पर्ल, पेज नंबर 617। कंसिडर्ड डाउटफुल, अदर्स एसएल, रिश्ता भी साथ बताया, लेस प्रोविजन, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, देयर इज नो पास ड्यू डेट्स, अच्छा इनके नहीं थे, हमारे थे, हमने लिख दिए। ड्यूरिंग द ईयर रिसीवेबल्स में 8 मिलियन रिटर्न ऑफ हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एसएल अमाउंटिंग टू 8 मिलियन वर रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये भी हमने भी डिस्क्लोज किया हो, ठीक है। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ने, इसके लिए तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर आइए, पेज नंबर 591, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 है, प्लस क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे था, ये जो भी हमने किया, पेज 632, बड़ी मेहरबानी। क्वेश्चन नंबर 2 गालिबन के 3, अच्छा पेज नंबर 617 यहाँ पे रेफर कर देंगे हम कि उस पर नोट नंबर 14 है, प्लस क्वेश्चन आपने किया हुआ, पेज कौन सा था क्वेश्चन का, 632, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से पढ़ भी लेते हैं जी। इन रिस्पेक्ट ऑफ, अदब में उनके, किनके, डेट्स या रिसीवेबल्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स और रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, यानी कि जानने वालों के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, जानने वालों से अगर कोई आपके डेट्स या रिसीवेबल्स हैं तो उनके बारे में क्या क्या बताओ। अच्छा आप लोग ना इजी ले रहे हैं इसको, मतलब आप कह रहे हैं ठीक है समझ तो आ जाती है, समझ तो आ ही जाती है भाई, एक सफ़े पे लिखने से कोई टाइम भी नहीं लगना, और लिख लेंगे तो आगे कई बार आपका टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा आपका पूरे सेशन बाकी के अंदर, ये जब भी आपने रिवीजन करनी होगी आप 2 सफ़े उठाओगे, बस उसको 10 मिनट में रिवाइज करके साइड पर रख दोगे, वरना हर दफ़ा आपको लगेगा ये भी एक पहाड़ है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जबकि है कुछ भी नहीं, बाकी मर्जी है। ये जी लाजमी डिस्क्लोज करना है जी, क्या बताएं जी, नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, सबसे पहले नाम बताएं, उसके बाद मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताएं, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी मंथ ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंस, हर महीने का आखिरी बैलेंस देख लो। तीसरा आपने आसान वाले जो पहले हमने किए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कोई हैं तो, ठीक है, पहली बात क्या आया, एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज के बारे में ये बताओ, उनका नाम, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, और कोई रिटर्न ऑफ डेट्स हैं, ठीक है, और कोई प्रोविजंस हैं, तो ये तो हमने अपने नोट में भी देख लिया। अब इन 4 के अलावा, ये 4 तो नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है, तीसरी बात ये और चौथी बात ये सवाल में नजर आ रहा है, ऐसा ही है। पांचवी छठी बात पता है क्या है, बल्कि ये भी आ गया, सॉरी ये तो सही जा रहे थे हम, चलो खैर, तो पहला नाम, दूसरा मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, तीसरा पास्ट ड्यू या इम्पेयर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है, अलोंग विद एज एनालिसिस, देखो कहता है कि क्या कर दो, एज एनालिसिस कर दो, कितना पुराना है, अगर पास्ट ड्यू है तो कितना पास्ट ड्यू है, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है ठीक है ये अलग अलग बताना, ट्रेड डेट्स को, लोन्स को, एडवांसेस को, ठीक है वो छोड़ो इसको, ठीक है। और चौथी बात रिटर्न ऑफ है तो बता दो, पांचवी बात है कोई प्रोविजन है तो बता दो, ठीक है। छठवीं बात जो हमारे नोट में नहीं आई वो सिर्फ ये रिवर्सल अगर किसी प्रोविजन का हुआ है तो वो भी बता दो भाई, कोई मसला नहीं। तो बस यही है आपका डिस्क्लोजर, यहाँ पर भी उन्होंने बनाया हुआ है अगर आप देखें तो, ठीक है।
ठीक है, चले अब करंट एसेट्स भी हो गए। अभी तक ये देख लो, यहाँ से काम शुरू हुआ है और ये सारा काम हो गया है। ये एग्जाम्पल आप बेशक जाने दो, सेल्फ टेस्ट तो कर लिया था, अगली एग्जाम्पल है, देखनी है तो देख लो, जाने दो, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस का पूरा सवाल हमने किया, इन्होंने जो बनाया हुआ है रेकन्सिलेशन भी है, हमने इससे अच्छी एग्जाम्पल कर दी है, काट दो इसको। करंट एसेट्स अच्छा है, ठीक है, नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से देखना हो तो बेशक देख लेना, ठीक है। ट्रेडेड सारे के सारे अनसिक्योर्ड हैं, वो कह रहा है। इसमें गुड हैं फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम एसोसिएट्स, और डाउटफुल में कस्टमर्स वाले हैं सिर्फ, एसोसिएट से कोई डाउटफुल नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल जाने दो इसको, कितना पढ़ेंगे कितना करेंगे, ठीक है, नीचे उसने अलग से बताया हुआ है, छोड़े इसको, हमने कर लिए हैं ये डिस्क्लोजर, अच्छे से बना लिए, बस वो वाला डिस्क्लोजर देख लेंगे और हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी ही ना ऐसे इम्पॉर्टेंट सी बात है, ये है तो छोटी सी, मैंने शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बनवाना है, लेकिन उससे पहले अब ये छोटी सी बात फिर कर डालें, क्या कहते हो? ये है सिर्फ 2 लाइनों में लिखी हुई, लेकिन है जालिम बात, चलो कर लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम अपना शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं, ठीक है। अभी तक ना जी फिक्स एसेट के तो हो गए साइड पे, उसके बाद मैंने आपको लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल के बारे में बताया कल और आज, जिसके अंदर आपको नॉन करंट एसेट्स में जो लोन रिसीवेबल नजर आएंगे वो कौन से होंगे? लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, वो कल हमने किए थे, ऐसे ही है, जरा समरी बन जाए ना इसकी, फिर इसी में ही बात ये वाली भी हो जाएगी जो अब आई है। तो नॉन करंट, अब कान खुले एकदम, नॉन करंट एसेट्स वाले जो लोन एडवांसेस थे वो 2 तरह के हमने देखे। एक था लोन एडवांसेस जो हमने रिसीवेबल हैं, जो हमें रिसीवेबल लोन जो रिसीवेबल है फ्रॉम, बोलो कल जो किया है, रिसीवेबल फ्रॉम, उधर क्यों देख रहे हो, उधर क्यों देख रहे हो, उधर क्यों देख रहे हो, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर यार। कल लॉन्ग टर्म लोन जो किए हैं भाई, ये तो 2 ही डिस्क्लोजर किए हैं, हद होगी, इसीलिए लिख नहीं ना रहे। पहले फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर से, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के थे, जिसमें एक डायरेक्टर थे, दूसरे रिलेटेड पार्टी एंड एसोसिएट्स। तो लोन रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स, मैं समरी बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और इसके अंदर 2 चीजें कही थी उसने, डायरेक्टर्स से लोन रिसीवेबल है तो 2 चीजें बता दो जी, उसका पर्पस बताओ और उसकी रेकन्सिलिएशन। और बीच में एक बात और भी थी, पर्पस और रेकन्सिलिएशन, रेकन्सिलिएशन जो ओपनिंग से आना था, ठीक है जी। ये पूरी समरी बन जाए, बीच वाली बात भी आ जाए। छोटी सी बात ये भी लिखी हुई थी उसने, अगर आर्म लेंथ पे ना हो डिस्क्लोज, इफ नॉट एट आर्म लेंथ, बट ठीक है कर देना। अच्छा, 2 बातें ये हो गई। उसके बाद आया था फ्रॉम एसोसिएट्स, फ्रॉम एसोसिएट्स, एसोसिएट्स का मतलब एसोसिएट्स या रिलेटेड पार्टीज, यूं करके लिखा हुआ था तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, फ्रॉम एसोसिएट्स या रिलेटेड। पेन को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई, फ्रॉम एसोसिएट्स या रिलेटेड पार्टीज। तो इसके लिए उसने 2 नहीं 4-5 चीज़ें मांग ली थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अब आप लोगों का परिचय याद तो आपने करना है ना, हाँ जी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनने कुछ 4-5 चीज़ें मांगी थी। मैं ज़बानी कलामी लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या फिर लिखने लग जाए, ठीक है। हमने कहा था जी, उसने इधर देखो 5 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं।
ज़बानी बोलो, 6 हैं, देख के नहीं बोलना। ठीक है जी, 6 हैं तो 6 से जी। पहली चीज़ नाम बताओ, पहली चीज़ क्या कही थी जी हमने, वो कहता है नाम बताओ, फिर कोलैटरल बताओ, टर्म्स बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ, कोई प्रोविजन है तो बताओ, कोई राइट ऑफ है तो बताओ। और ये 5 को 6 ही कही जा रहा है, पेन को तो नहीं कह रहा। प्रोविजन राइट ऑफ इकट्ठा था, चल अलग-अलग लिखा है, प्रोविजन बताओ राइट ऑफ बताओ, देख लो 6 की है। अब अभी करंट एसेट्स में हमने डेटर्स को तो देख लिया है, ये जो बात की है ये किसकी थी, डेट्स रिसीवेबल्स, डेट्स और रिसीवेबल्स, ठीक है। वो किस किस से, एसोसिएट्स से और रिलेटेड पार्टीज से। अच्छा, एक और चीज भी तो होती है, आपके एम्प्लॉयज को भी आप लोन देते हो, लोन देते हो ना, ठीक है। उनके बारे में क्यों नहीं कह रहा, की एम्प्लॉयज भी तो आपकी उसने कहा था रिलेटेड पार्टी है, उसके लिए ना उसने अलग से बात की है। तो वो बात क्या है, वो ही तो बात मैं यहाँ समझाने लगा हूँ आपको, ठीक है। अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो हो गए। करंट एसेट्स की बात करें तो ट्रेड डेट्स का मैंने आपको नोट बनवा दिया। जो बाकी के करंट एसेट्स के अंदर आ सकते हैं लोन रिसीवेबल, वो 2 तरह के और हो सकते हैं, ठीक है जी। एक है जी रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉइज, रिसीवेबल, ये लिखा ना लोन रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉइज। लेकिन हमारी ना एक पॉलिसी है, एचआर पॉलिसी है, कि हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो भी एम्प्लॉय, ठीक है, उसको कोई मेडिकल इशू होगा, उसको उसके घर पे कोई मेडिकल इशू होगा, उसको कितने रुपए का जो है वो लोन दे दिया जाएगा, जो बाद में उसकी सैलरी में से एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। या किसी भी एम्प्लॉय को गाड़ी खरीदनी होगी, इतना लोन कंपनी उसको दे देगी, या किसी भी एम्प्लॉय को अगर घर खरीदना होगा, इतनी हेल्प जो है वो कंपनी कर देगी। अब ये क्या है, हमारी एचआर पॉलिसी है, ठीक है। एचआर पॉलिसी लिखी हुई है हमारे एचआर के अंदर, जब भी कोई बंदा, जब भी कोई जिसको हम रखते हैं उसके एग्रीमेंट में भी इसको लिखा जाता है। तो ये हमारी एचआर पॉलिसी में लिखा हुआ है, हर खास व आम के लिए जनरल रूल है। अगर तो आपको एज पर एचआर पॉलिसी आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ है और वो उनसे रिसीवेबल है, ठीक है, या आपको कोई लोन रिसीवेबल है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सॉरी फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से तो रिसीवेबल होता ही है, मतलब सप्लायर से कैसे रिसीवेबल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने गुड्स मंगवाई, पेमेंट की, पेमेंट ज़्यादा चली गई, या कुछ गलत चीज़ें आ गई, उसने कहा था अगली परचेज के अंदर एडजस्ट कर दूंगा, तो आपका रिसीवेबल ही बन जाता है ना एक तरह से, ठीक है। तो अगर तो आपको एम्प्लॉयज से पैसे आने हैं और वो पैसे आपने दिए हैं उनको एज पर अकॉर्डिंग टू योर एचआर पॉलिसी, या आपको फ्रॉम रिसीवेबल्स, रिसीवेबल फ्रॉम रिसीवेबल, या आपको फ्रॉम सप्लायर्स रिसीवेबल आना है, तो इसके बारे में कंपनीज एक्ट कहता है कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। कहता है यार ये तो आम बात है ना, ठीक है, पॉलिसी है, बस ठीक है, पता है, सबको ही पता है, वाइडली सर्कुलेटेड पॉलिसी होती है। या सप्लायर के साथ तो हर किसी का ही ये मामला होता है यार, अब हर सप्लायर का नाम बताते फिरो, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, ये नहीं लिखा हुआ था अगली लाइन में जहां से मैं भागा हूं ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे अगले वाले के बारे में लिखा होता जो अब आने लगा है। लेकिन कहानी तो तुहानू पता है पूरी फिट करके लेनी पैंदी है ना, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर किसका डिस्क्लोजर देना है, अब एक तो आपको यहीं से पकड़ा जाना चाहिए, एक तो होगा अगर किसी एम्प्लॉय को एचआर पॉलिसी के खिलाफ आपने लोन दिया है, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज रिसीवेबल है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, लेकिन ये जो आपने लोन दिया है जो कि आपको रिसीवेबल है एम्प्लॉयज से,
ये नॉट एज पर HR पॉलिसी है। आपकी HR पॉलिसी है ही नहीं कि आप बेटे की शादी के लिए जो है वो अपने एम्प्लॉय को पैसे देते हैं। कहते हैं यार कोई नहीं, खर्चा कम करो ना, शादी करो ना। आप अपने एम्प्लॉय को ये कहते हैं, क्यों खाम खामे खर्चे करते हो? तो बेटे की शादी के लिए उन्हें नहीं पैसे देने की पॉलिसी नहीं है, लेकिन किसी एक को आपने दे दिया, ठीक है। या ये एज पर HR पॉलिसी, ऐसा HR पॉलिसी के खिलाफ वाला रिसीवेबल नहीं है, बल्कि फ्रॉम अदर्स है रिसीवेबल। फ्रॉम अदर्स मतलब जो कि हमारा एम्प्लॉय भी ना हो और हमारा सप्लायर भी ना हो, हम साया हो जाए, नेबर, साथ वाली फैक्ट्री मिसाल के तौर पर, हमारा सप्लायर भी नहीं है, हमारा एम्प्लॉय भी नहीं है, कोई हम साया है, ठीक है, उसको आपने लोन दे दिया, उन्होंने कहा बंदा भेजा, जरूरत पड़ गई जल्दी से लोन दे दें, ठीक है, रिसीवेबल है, आप शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 महीने में वापस आ जाने, ठीक है। या ऐसा है या फिर नॉट एज पर HR पॉलिसी का रिसीवेबल है, तो ऐसी सूरत के अंदर कंपनीज एक्ट कहता है आओ जरा आपके फिर जिन निकालूं। अगर तो ये रिसीवेबल 1 मिलियन से ज्यादा है, इफ दिस रिसीवेबल, इफ लोन या रिसीवेबल जो है, जो आपने रिसीवेबल जो लेना है आपने, इफ रिसीवेबल इज मोर देन 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन काफ़ी दफ़ा आ चुका है ना, एक दफ़ा डोनेशन में आया था, इसके अलावा भी कहीं आया है, चलो 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो हो गया ना। अगर लोन इफ रिसीवेबल इज मोर देन 1 मिलियन, तो फिर मजीद 3 बातें बताओ, मतलब इनके बारे में, उस बंदे के बारे में 3 बातें बताओ, ठीक है। क्यों जी, क्यों? कौन है वो जी, वो आपने बताया बशीर है, बशीर, अच्छा, यूजर ने कहा अच्छा बशीर, अपना बशीर, अच्छा इसको आपने HR पॉलिसी के खिलाफ लोन दिया है, चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है। अच्छा, तो कोई वापसी की बात की है बशीर ने? हाँ जी, वो कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा। एज पर HR पॉलिसी नहीं है ना, इसलिए पॉलिसी में लिखा नहीं होता, फिर ये यूजर को बताना पड़ रहा है जी कि बशीर वाले लोन का क्या करना है। उसके बाद अच्छा चले ठीक है, अपना बशीर है, पर मामला तो हमेशा कहा जाता है जी अजनबियों की तरह करो, निभाओ भाइयों की तरह। तो मामला तो आपने कुछ सिक्योरिटी वगैरह उससे लेके रखी है, कल को बशीर ना रहे, उसके घर वाले ना दें पैसे, कोई मतलब टर्म्स, कोई सिक्योरिटी, कोई ये बातें हैं तो बताएं, ठीक है। इसका मतलब अगर कहानी अब होगी ख़त्म, अगर आपने अगेंस्ट योर HR पॉलिसी किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया है या किसी भी और ऐसे बंदे को लोन दे दिया है जो ना तो आपका एम्प्लॉय है जिसको आप एज पर HR पॉलिसी लोन दे रहे हैं, या ना ही आपका सप्लायर है जिसके साथ आपका काम नॉर्मली इस तरह की रूटीन में ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, और फिर अगली बात, वो जो आपने लोन दिया है, जो रिसीवेबल अब आपका है वो 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट का है, तो फिर ये 3 बातें भी बताओ, कहानी ख़त्म। तो एसेट साइड के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये लिखने से ही आपके काबू में आनी है, मैंने तो ख़त्म कर दिया। एसेट साइड पर फिक्स एसेट से कहानी शुरू हुई। अब आइए 16 का नोट नहीं कंपनीज एक्ट ने बनवाना, आपको बनाना आता है, BS एक्ट में बनाया था ना, उसको तो नहीं कुछ कहा कंपनीज एक्ट ने, बल्कि उसने कहा उससे हटकर एडिशनल क्या बताओ, फोर सेल वैल्यू बताओ, लीज होल्ड फ्री होल्ड अलग करके बताओ आप, और क्या था, हाँ अगर वो केस कूस वाली है, मतलब आपने पैसे लेके यूज़ कर लिए, नाम में नहीं है, कब्जे में नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बातें बताओ। फिर अगर डिस्पोजल किया है और सारे डिस्पोजल की बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है, और तो ट्रेडिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग तो किसी जिस एक की बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा, उसके बारे में कुछ बातें बताओ। अब ये फिक्स एसेट खत्म हुआ, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस शुरू हो गए। डायरेक्टर वाले के बारे में क्या है, पर्पस बताओ, रेकंसिलिएशन बताओ, आर्म लेंथ पे नहीं है तो डिस्क्लोज करो। एसोसिएट रिलेटेड पार्टी के बारे में 5 बातें बताओ, नाम बताओ, पर्पस बताओ, कोलैटरल बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ, प्रोविजन है, राइट ऑफ है वो बताओ। अब ये ऐसे ही लिखना है, इतनी बातें ही लिखनी है भाई। लंबी कहानियां क्यों लिख रहे हो, नहीं लिख रही लंबी कहानियां, लंबी कहानी इंशाल्लाह अगर वो कह देगा तो आप लिख लोगे, इतना सा बस याद हो। अच्छा, ये तो हो गए नॉन करंट। करंट एसेट्स के अंदर थोड़े थोड़े अरसे के लिए आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया है, लेकिन आपकी HR पॉलिसी में लिखा हुआ है, या थोड़े अरसे के लिए रिसीवेबल बन जाता है, आपकी लोन तरह से बन जाता है। सप्लायर को लोन दिया हुआ है आपने, पहले एडवांस पे पैसे दे देते हैं ना आप, चीज़ें भेजने से पहले, वो लोन ही तो होता है सप्लायर को, कहते हैं चीज़ें मैं बना लूँ, पैसे दे दो मुझे, ठीक है। कभी उसके अगेंस्ट गुड्स आ रही हैं, कभी कैश भी वापस आ जाता है,
तो ये नॉर्मली चलता रहता है। उन्होंने कहा एचआर पॉलिसी वाले एम्प्लॉइज को लोन दिया एचआर पॉलिसी के तहत या सप्लायर को दिया है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, करंट है, 2-4-6 महीने में आ जाएंगे पैसे, लिखा होता है एचआर पॉलिसी में, या 2-4-6 महीने में आ जाते हैं। अच्छा, और अगर एम्प्लॉइज को नॉन लॉन्ग टर्म दिए होंगे तो वो इधर ही आ जाएंगे ना, वो तो इधर आ जाएंगे, वो तो कई की एम्प्लॉइज होते हैं। एनीवेज, अच्छा अगली बात, और अगर चल ही हो गया, और अगर आपने रिसीव करने हैं ये लोन, रिसीवेबल आपका है एम्प्लॉइज से, लेकिन आपने इनको एचआर पॉलिसी के तहत नहीं दिया था या किसी और को लोन दे बैठे हैं और वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर ये 3 बातें मजीद बताओ, ठीक है। नेम, टर्म्स और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी। हाँ जी, पढ़ लें फिर। ये आखिरी बात के लिए मैंने पूरा नक्शा मुझे बनाना पड़ा, वरना आपने फिर कहना था ये क्या है तो वो क्या है, वो क्या है तो ये क्या है। अब ये सब कुछ सामने, ओके। अब ये क्या है, तस्वीर बनाना बाद में, पहले इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस के अदब में, इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस अदर देन दोज टू एम्प्लॉइज एज पर कंपनी पॉलिसी और टू सप्लायर ऑफ गुड सर्विसेज, ये मैंने आपको अलग से कर दिया, ऐसे ही है, ये अलग किया ना मैंने, यानी कि ये उसने अलग कर दिया। अब ये अलग से एक चीज थी, अब यहां से लॉ की जबान है ना, लॉ अजीब ही लिखा होता है इस तरह से, बस फिर ये तो ये हमने बता दिया कि अदर देन दोज, मतलब अगर एम्प्लॉइज को आपने एचआर पॉलिसी के तहत लोन दिया है या सप्लायर ऑफ गुड और सर्विसेज को लोन दिया है तो उनके बारे में ये बात नहीं है। इनके अलावा के बारे में क्या कह रहा है, लोन एडवांसेस, नेम ऑफ बोरोअर बताओ, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताओ, और पर्टिकुलर्स ऑफ कलेक्टर सिक्योरिटी बताओ, ठीक है। ये कब बताओगे, जब एडवांस की अमाउंट एक्सीड कर जाए 1 मिलियन, ठीक है। ये 5th और 4th क्या होता है ये अभी आपने नहीं पढ़ना। और प्रोविजन इफ एनी मेड फॉर बैड ऑफ लोन एडवांसेस फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू वगैरह शेल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट, ठीक है जी, छोड़ो इसको बस, ओके। तो लो जी, आपकी एसेट साइड खत्म हो गई है, अब इक्विटी और लायबिलिटी साइड शुरू हो रही है। इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल का लोन नोट बनाने वाला है और बनाने वाला कोई भी नहीं है, बाकी सब ज़बानी कलामी खाते हैं। तो ये तो नोट्स खत्म हो गए यार, हम बोर हो जाएंगे। कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, अब कल मैंने क्लिफ्टन वाला सवाल कराना है, तो कल आपको ये मौका है, इनको लिखने सीखने वाला काम आप कर लेंगे, इनको याद भी करेंगे। भी शेयर कैपिटल वाला बना के छुट्टी दूंगा, ठीक है। बस शेयर कैपिटल मेरा दिल है बना लें, उसके बाद फिर यार IAS 10 बेचारा जो है ना, एक ही बार अब वो 1 लोहार की लगानी पड़ेगी उसको, 100 सुनार की से तो काम नहीं हो रहा उसका। असल में जो हम करते हैं उसमें इतना दिल लग जाता है कि फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता ना, है ना। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, वापस अपनी तरतीब पे चलते हैं, तरतीब पे, और तरतीब पे होने का कोई तरतीब नहीं, एनजी टुर जाओ, टांग नहीं सी क्या, एनजी टुर जाओ। लो जी, एक क्वेश्चन रह गया, मैं ज़रा उलट चलाऊँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चौथा सवाल पहले, असल में वो तरतीब मेरे सवाल, वो कंपनीज एक्ट की तरतीब कुछ ऐसी चल रही थी ना, तो मैं फिर वैसे ही चलता गया। फिक्स एसेट को क्योंकि मैंने करवाया था थोड़ा सा, तो उसको शुरू कर बैठा, मैंने कहा चलो अब तरतीब से ही चलते हैं, ठीक है। अब सवालों की तरतीब ज़रा उलझ। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया इन सवालों में, छोटे सवालों में कौन सा सवाल रह गया जहाँ पे सवाल कर रहे थे हम? 1 रह गया है, नहीं वो 1 तो हो गया, फिक्स था। 2 रह गया, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, बस यही सवाल है और कुछ नहीं। डिस्क्लोजर बनाने के लिए यही सवाल था, ठीक है। लो भाई, आ गया जी, छा गया जी ठा करके। लो जी, बोर्ड मिटा दो जी, लो जी बोर्ड पे बनाएंगे जी शेयर कैपिटल का भी नोट। लो जी माशाल्लाह, लो जी सवाल पढ़ें जी, लो जी मैं नंबर देखा हूं जरा यार। एक तो ये बड़ा बदतमीज है यार, बार बार इधर आ जाता है। नोट नंबर 3 आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह शेयर कैपिटल का। देखिएगा, प्रिपेयर QL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून 18 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड IFRS और कंपनीज एक्ट। तो यार काम खींच दिया आपने माशाअल्लाह। बस सवालों को तो 2-4 सवालों को करना है, कुछ दिन लगाने हैं इसके ऊपर बरकत के लिए, ये वाला हफ्ता बस, और तो कुछ नहीं। IFRS 15 नहीं शुरू करना मैंने अभी,
थोड़ा सा डिले करना है उसको, ज़रा ये दोनों ज़रा काबू हो लें हैं। वो आखिरी टॉपिक 10-12 दिन कम से कम लेता है। कितने दिन बाकी हैं? एनए की बाकी नहीं, बहुत टाइम मुश्किल से मैनेज होगा, अल्लाह खैर करे, दुआ करते रहे, ठीक है। नहीं जी, तो फिर बगैर कोई टाइम ज़ाया किए ये नोट बनाए। देखें ज़रा, देखें तो सही ना, कम से कम पढ़ तो लेना कम से कम। जी बच्चों, सवाल में कहता है QL इज लिस्टेड ऑन, ओ यार QL इज लिस्टेड वाला तो लिखा ही नहीं पिछले सवाल में। आपने तो लिख लिया होगा नोट 1, है ना? आप बड़े तेज हैं, आपने लिख लिया होगा, है ना? लाइन के बैगर्स, अगर मैंने नहीं लिखा था तो लिख लेते ना। मैंने कहा था ये लाइन लिखी हुई हो तो पहला नोट ये डाल दिया करो। ये कहते हैं लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब मैं लिख देता हूँ, चलो। तो अच्छा जी, आगे कहता है समराइज ट्रायल बैलेंस है 30 जून 18 पे 6000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है और शेयर प्रीमियम 500 है। अच्छा, अब जो डिस्क्लोजर है ना, डिस्क्लोजर वो शेयर कैपिटल का है, ये ज़हन में रखना, जो कंपनीज एक्ट ने कहा हो। शेयर प्रीमियम कोई डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर नहीं है का मतलब कंपनीज एक्ट की तरफ से कोई डिस्क्लोजर नहीं। बाकी तो वो इनकम बैलेंस शीट के फेस पे इक्विटी के अंदर आपको शेयर कैपिटल के साथ अलग से फेस के ऊपर अलग से एक लाइन आइटम के तौर पर नजर आती है, और चेंज इन इक्विटी के अंदर इसका एक कॉलम है। वो सब चीज़ें अपनी जगह कायम है। कंपनीज एक्ट ने जो बातें पूछी हैं वो पूछी हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बारे में, लेकिन साथ ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल को भी डिस्क्लोज करना है। लेकिन है बड़ा आसान काम, बस सिर्फ ये कहता है कंपनीज एक्ट कि आपने शेयर्स जो इशू किए हैं दौरान साल, तो आपको पता ही है बेटा, कैश में शेयर्स इशू करें तब भी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू क्रेडिट हो जाती है। अगर आप बोनस शेयर्स इशू करें तब भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है फेस वैल्यू से। और तो और अगर आप कोई प्लांट खरीद लें, मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट खरीद लें, बिल्डिंग खरीद लें और बदले में शेयर्स इशू करें, याद आ रहा है कुछ? वो जब बीबी से लेने गए थे उससे पहले बचपन से भी आप पढ़ते आ रहे, कैश फ्लो के सवालों में एडजस्टमेंट आती थी, तो आपने एसिड खरीद कर शेयर्स इशू कर दिए, पैसे नहीं दिए तो भी शेयर्स तो इशू हो रहे। अब कंपनीज एक्ट सिर्फ ये कहता है कि जो आपके शेयर्स इन इशू हैं इस वक्त, आप बता दें उनमें से कितने आपने फुली पेड कैश रिसीव करके उसके बदले में इशू किए, कितने आपने एज बोनस शेयर्स इशू किए हैं, और कितने आपने अदर देन कैश इन काइंड कोई जो है वो चीज़ आपने लेकर उसके लिए इशू किया। बस ये नोट है। अब इस नोट को बनाने का थोड़ा सा तरीका वारदात होगा, बस थोड़ा तरतीब बना लेंगे ताकि एक तरह से बन जाए और फिर वैसे ही बनता रहे, और फिर होमवर्क वाले सवाल आप कर लें आज, ठीक है? एक सवाल होमवर्क वाला बड़ा आ गया ना, इसलिए ये छोटे वाले सवाल फिर ऐसे ही होंगे, ठीक है? सिर्फ निशानी वाला एक वो लोन एडवांसेस वाला रह गया। वो जो ये क्या था, रेमुनरेशन वाले नोट के ऊपर भी एक नोट था ना, याद है ना, गलतियां निकालो, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस का था, तो वो भी अब आप कर सकते हैं। वो तो कल ही कर सकते थे, मुझे लगा भूल गया मैं वो देना। उसके बाद जो मैं सवाल में वो गुजर रहा था तो मैंने कहा था ये देखो ये जो शेयर कैपिटल का नोट बनवाया हुआ है, वो भी अब आप कर सकेंगे इस सवाल के बाद इंशाल्लाह, ठीक है? सही है, तो चलिए जी, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा है हमें बना के दो एक्सट्रैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर जी 632। अब ये QL जो है ना, ये भी कहीं सवाल से उठा हुआ है। जैसे अगला बनाना लिमिटेड था, वो भी सवाल से उठा हुआ था। तो जब बनाना वाले सवाल में जाओगे उसमें ज़रा 2-4 चीज़ें ना अभी रहती हैं IS 10 से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की, तो वो मैंने भी जो पढ़ाना है तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ा हुआ है, सवाल भी और IS 10 भी इकट्ठा पढ़ाऊंगा। IS 10 के भी डिस्क्लोजर्स है ना, वो भी उस फाइनल बनाना वाले सवाल में वो भी देने, ठीक है? कंटिजेंसी कमिटमेंट्स कल पूरी करके नोट्स को ख़त्म करना था, लेकिन कल क्लिफ्टन आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, डिस्क्लोजर आप हजम हो जाएं। जो बची खुची चीज़ें हैं जनरल डिस्क्लोजर्स छोटे मोटी और जो रह गए हैं वो करने हैं फिर, ठीक है ना? तो इसलिए ये एक पॉज दे रहा हूँ। इस पॉज में आपको याद तो हो रहे हैं लेकिन आप लिख नहीं रहे। तो इनकम स्टेटमेंट के बच्चों ने माशाल्लाह लिखे, बैलेंस शीट के भी लिखने हैं, ज़्यादा नहीं हुए अभी,
अभी ज़्यादा नहीं हुए, ये बस एक एडिशनल चीज़ है। BL है, QL है, QL है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पूरा लिख लेना भाई पेपर में, मेहरबानी आप लोगों की। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हम एज ऑन 30 जून है, और इस वक्त हम इक्विटी में मौजूद हैं। आज हम इक्विटी में पहुंच गए, एसेट साइड खत्म कर आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चुप कर जा। उसके बाद नोट्स हम बनाएंगे, और नोट्स में सबसे पहला पॉइंट वो कहता है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 6000 मिलियन, 6000 मिलियन। शेयर प्रीमियम है 500 मिलियन, और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है, उसके बारे में कह रहा है 1 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन। अच्छा, अब ये 1 बिलियन बड़ी मुसीबत है यार, ये 1 बिलियन का क्या करें, कोई हल बताओ। असल में ना, जब ऐसा कोई मसला आ जाए, ये 1 लिख लिया करते हैं हम, यूं करते हैं हम, जरा मेरे तरह कमजोर बच्चे जो, ये देखो 1000, ऐसे मेरी तरह के 1000, ये 1 मिलियन, और ये क्या हो गया 1 बिलियन, ठीक है। अब चूंकि मिलियन में सवाल चलना है, तो मैं इसको काट देता हूं, तो इसका मतलब मेरा बन गया ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना जी, 1000 मिलियन। 1000 मिलियन, 1000 मिलियन शेयर्स इशू कर सकते हैं ऑफ ₹10 ईच। समझ आती है बात की। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, और फिर इशू कितने कर चुके हैं, इशू कितने कर चुके हैं, 6000 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल इशू कर चुके हैं। ये ना समझना ऑथराइज शेयर कैपिटल से ऊपर निकल गया, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और यहां पे रुपीस में गिवन है, ठीक है। समझ लिया था ना तुमने, गड़बड़ हो गई है ना, ऐसे गड़बड़ नहीं हुई। ये क्या है जी, 1 बिलियन शेयर्स। ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन शेयर्स, तो हमने इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लिया, 1000 मिलियन, ठीक है। जरा आसानी होगी, मिलियन में सवाल चल रहा था ना हमारा। अब नोट्स पे चलते हैं। नोट्स यहां से शुरू कर लेते हैं। नोट्स FL, नोट्स टू द फाइनेंस, QL है, FL पिछला सी, अच्छा वो FL तो पिछला भी नहीं था। QL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018। नोट नंबर 3 है हमारा जी, और नाम है इसका शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी होता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल भी होता है। नोट 1 नहीं आएगा, उसकी वजह मैं अभी चाती मार के आ रहा हूँ। चाती में इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कैपिटल, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह की शक्ल का नोट बनाना है। अब शेयर कैपिटल के नोट के अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अलग से बता देंगे, और इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल को अलग से, ठीक है। सही है, अब इधर देखें। हाँ वो लिख दो, वो मैं अब जगह दांगे लिखूं यार, कौन लोग हो तुम, खुद लिखते नहीं है। लीगल स्टेटस, आगे मेरे को जगह घट होती है। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो द कंपनी इज लिस्टेड ऑन, आगे भी कोई अंग्रेजी लिखी होती है, रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ है, ये है, वो है, लिख देना था बस, वो भी ठीक है। अच्छा, अगली बात, नोट नंबर 3, शेयर कैपिटल। 2 लाइनें मेरी खा गए हो तुम लोग। अच्छा, अब ये लिख लिया है ना, यार तो मुश्किल ही फिर। चलें, ये लिख लिया ना, अब मैं मिटा रहा हूँ नोट 1, मैंने पूरा, चलो जान दो, ठीक। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 3.1 मैं पहले बना लेता हूँ जी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल।
दो चीज़ें हमने डिस्क्लोज करनी है जी, एक क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, अब वो भी मिलियन में शो कर देते हैं, और दरमियान में थोड़ी सी जगह अंग्रेजी मारने के लिए लिख देंगे, रख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखा करेंगे इसमें कि जी ये जैसे अभी यहाँ पे हमें लिखना है, ये यहाँ पे तो आगे ना क्वांटिटी और आगे फेस वैल्यू भी तो शो करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ इतने पर शेयर वाले इतने शेयर्स, ठीक है। तो क्वांटिटी इन मिलियन आएगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी शो मारेंगे डिस्क्रिप्शन की, और देन रुपीज़ भी मिलियन में शो कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब वो मैंने आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान कर दी है, मिलियन में ही आ गया, बिलियन की समझ नहीं आती तो तरीका भी बताया, ठीक है। अब इधर देखो जी, कितने मिलियन शेयर्स हैं जी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कितने मिलियन शेयर्स हैं, 1000 मिलियन शेयर्स, और ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, यहाँ पे आपने आकर लिखा 1000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 10,000 मिलियन रुपीस, बेटा जी 10,000 मिलियन रुपीस, ठीक है। अब ठीक है, तुम्हारा 6,000 सही हो गया। लो जी, इसकी तो बस इतनी सी तफसील थी, ये सिर्फ यूं डिस्क्लोज करना होता है, डबल अंडरलाइन लगा देते हैं, यानी इसको फेस के ऊपर भी हम ऐसे ही बस शो कर देते होते हैं, ऐसे इक्विटी के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आया करता है, ठीक है। और ये जनाब रुपीज़ इन मिलियन, कितने मिलियन जी, 10,000, और उसके नीचे क्या लगी होती है जी, डबल लाइन लगी होती है। तो ये तो कोई मसले वाली बात नहीं, मसले वाली बात तो अब शुरू हो रही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 1000 शेयर्स, 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ले आए भाई इधर। अच्छा जी, अब अगली लड़ाई शुरू होती है, और वो छुड़ानी पड़ेगी हमें, छुड़ाई करानी पड़ेगी हमें, और करके कुछ करना पड़ेगा कि 80 मिलियन शेयर्स। अब बाकी जो है ना, बाकी उसने रुपीज़ के अंदर बताया हुआ है, तो इसको 10 से शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही आनी है। यहाँ से क्या पता लग रहा है कितने मिलियन शेयर्स हैं, 600 मिलियन शेयर्स इशू हैं, ठीक है। अब इन 600 मिलियन शेयर्स के बारे में क्या कह रहा है, अच्छा वैसे एंट्रीज की ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन चलो समझ आ जाएगी ज़रा, और क्या। लें जी, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा ही है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर वो कह रहा है 80 मिलियन शेयर्स जो हैं, 80 मिलियन शेयर्स आउट ऑफ 600 ही कह रहा है ना, ये टोटल 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर्स इन प्रीवियस ईयर्स, तो इनकी एंट्री क्या होगी, अगर मैंने शेयर्स को इशू किया है एज बोनस जी, शेयर्स इशू हुए हैं एज बोनस, तो एंट्री क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब याद रखने वाली बात बचपन से जो आपने रखी है वो क्या है, ये 80 मिलियन शेयर्स ने ये एंट्रीज करनी नहीं है, मैं तो वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, 10 पे ही आना है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, इससे ऊपर नहीं जा सकते कभी भी जी, बोले
800, ठीक है। अब मुझे इस रिटेन्ड अर्निंग को नहीं डिस्क्लोज करना, लेकिन मुझे इसको डिस्क्लोज करना है। अब इसको डिस्क्लोज कैसे करना है? अपने नोट के अंदर जाना है हमने, इस तरह से, इसको कहते हैं इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल। इशूड, फिर सब्सक्राइब भी हुआ, फिर पेड अप भी है, और बोनस पेड अप चूंकि नहीं होता इसलिए उसको अलग से बता रहे हैं कितने शेयर्स, ठीक है। तो 80 मिलियन शेयर्स लिखेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, इशूड एज बोनस शेयर्स। तो 3.2 आ जाएगा, और ये 3.2 के अंदर हमने लेना होता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, वही जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अभी आना है जो। अब इसके नोट के अंदर भी बेटा ऐसे ही आपने क्वांटिटी लिखनी है इन मिलियंस। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, और फिर आगे रुपीज इन मिलियन भी आपने शो कर देना, ठीक है। अब कितने शेयर्स हैं जनाब? उसने बोला 80 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है जी। क्या है जी 80 मिलियन को? तो क्या तकलीफ है? क्या है जी? ये बोनस है। अब ये बोनस वाली बात लिख के बताओ, तो ये क्या बोला था मैंने अभी? वही बोला हुआ लिख दो दोबारा जी। बोनस 80 मिलियन क्या है? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स ऑफ रुपीज, बल्कि यूं लिखें, ये क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स, 80 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एज बोनस। लिखें जल्दी जल्दी, और अगले की तरफ आ जाए। ₹10 ईच भी लिख दें, दरम्यान में लिखना जरूरी है। ऑर्डिनरी शेयर्स यूं लिख दें, ऑर्डिनरी शेयर्स ऊपर वाले से मिल जाएगा ना, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब ऊपर तो इशू हुआ ही नहीं ना, वो तो अभी, वो तो क्या है, वो तो ऑथराइज है। ये देखो, ये जुमला मिल गया, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एज बोनस शेयर्स, ठीक है। अब ये आपके पास 80 आ गया, ठीक है, ये 10 भी आ गया, तो ये कितना बन गया? 800 मिलियन रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है वेयर एज 20 मिलियन शेयर्स वर इश्यूड एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ, ओ, तो दूसरा हिस्सा क्या आ गया जी इसका, कि इसको बिल्डिंग के तौर, बिल्डिंग खरीदी है तो उसमें ये तो बोनस हो गया ना, ये तो ये बताना है यूजर को। अब अगर आपने इन काइंड कुछ लिया है शेयर्स के अगेंस्ट, तो उसकी एंट्री क्या करते होते हैं? ये तो अब आप कंसोलिडेशन के बाद आपको क्या मसला होना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देना है बिल्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब मुझे शेयर प्रीमियम का भी कोई नोट नहीं बनाना, तो मेरे लिए जो फिगर रेलेवेंट है सिर्फ वो है शेयर कैपिटल। तो ये उसने बताया, देखो हम यहाँ पे लिया करते थे, आपको याद होगा, हम यहाँ पे लिया करते थे बैलेंसिंग या फेयर वैल्यू। चलो फेयर वैल्यू ले लो। वो कहता है कि मार्केट प्राइस इज 15 पर शेयर, तो मतलब कितने शेयर इशू किए हैं जी? 20 मिलियन शेयर्स हैं, इंटू ₹15 करें तो आंसर क्या आता है? बिल्डिंग में तो 300 आया, लेकिन शेयर कैपिटल को तो वही मुसीबत है कि 20 मिलियन शेयर्स इंटू ₹10 कहाँ जाना है? शेयर कैपिटल में, और बाकी का लिख लो, बेशक लिख लो, इंटू 5 ये कहाँ जाना है? 100, ठीक है। अब अगेन मुझे इस कैश से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस शेयर प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और इसको वैसे ही अब लिख के बता देना, 20 लिखना है, और ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे लिखना है। कितना जी? 20। इसके बारे में क्या हुक्म है जी आपका, कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच issued for
अदर देन इशूड एज या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आप कहोगे अदर देन कैश क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी तफसील नीचे बतानी है जाके कि अदर देन कैश क्या था। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओह, टोटल तो करा दो आगे। टोटल क्या है जी? 20 इंटू 100। तो शेयर कैपिटल का नोट बन रहा है, ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट। तो ये क्या आ गया जी? 200। अच्छा, अब बस कहानी खत्म हो गई है, लेकिन आपको इतना पता है कि टोटल शेयर्स कितने हैं। माना कि आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का नहीं पता, लेकिन शेयर कैपिटल टोटल पता नहीं कितना है जी? 6,000 रुपीस का था ना? तो बोलो, अगर 6,000 मिलियन का शेयर कैपिटल है तो इधर छोटी सी वर्किंग कर लो, देखो जरा, 6,000 को डिवाइडेड बाय 10 करो तो क्या आता है? 600। यानी 600 मिलियन शेयर्स हैं टोटल आपके इशू हुए, जिनमें से 80 मिलियन बोनस के तौर पे, 20 मिलियन इन काइंड। तो फिर बाकी क्या है? बाकी बैलेंसिंग इन कैश ही होंगे। कितने? 500 जी। नोट तो पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके आगे भी लिखो यही कहानी। क्या है जी? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वैसे उसने लिखा भी हुआ आगे, ना भी लिखो तो ये assumption है। तो देखो, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन पेड इन। बात समझ आई है? लिखो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कैश। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कैश। तो 500 इंटू 10, 5,000। तो ये जनाब आपका आ गया इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ₹6,000 मिलियन, नोट 3। इसको भी नोट 3 में देख लो, या फेस पर भी इसके आगे लिख सकते हो। अगर आपने नोट में बना दिया तो फिर फेस पे ना लिखो, ठीक है। क्या चीज? 1,000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस पे भी लिख सकते हो, लेकिन नोट में लिख दिया तो वहीं जाकर देख लेगा यूजर। अच्छा, अब देखो भाई, शेयर प्रीमियम के बारे में आप लोग अब कह रहे होगे जी, जो तीसरा हिस्सा है कैश वाला, इन कैश वाला, उसकी एंट्री तो हुई होगी कैश डेबिट। कैश तो पता नहीं जी कितना है। शेयर कैपिटल का तो बता सकते हैं आप कि ये कितना है जी? 5,000। बोलो, तो शेयर प्रीमियम पता नहीं कितना है जी। ठीक है, अगर कैश वाले 5400, मतलब अगर बाकी का 500 में से प्रीमियम ये 100 अगर इधर चला गया है तो बाकी का आप 400 ज्यूम करके लिख कर ये निकाल भी सकते हैं, निकालने को निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है? मुझे ना इसको कहीं प्रेजेंट करना ना इसको। मेरा नोट तो ये पड़ा है, देखना ज़रा, ये मेरा नोट जा रहा है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये है मेरा नोट। ये इधर लाइन आगे पीछे होगी ज़रा माजरत के साथ, लेकिन कोशिश तो मैंने की थी आमने सामने रहे। ये है जनाब, ये नोट है, बस ये नोट 800, 200, 5,000, और ठीक है, बस बाकी मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ एडिशनल बातें अब बतानी है, जिसमें सबसे पहली बात क्या है, जो आपने इन काइंड इशू किया है उस किस लिए किया है ये बताना होता है। तो शेयर्स लिखो आगे, शेयर्स इशूड आगे लिखो, 3.3 बनेगा ना, लिखो शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। नोट 3.3, shares issued for consideration other than cash were issued for purchase of building, for purchase of building।
और एक आखिरी नोट है जिसको आपने अब यहां से याद करना है। तुमने बंद कर दिया, याद करना है। और वो क्या है, लिखें, सारे लिखें, सारे लिखें, अगले वाला लिखें, जरा पहुंच जाए यहां तक और लिखें जल्दी से। आखिरी बात है, असल में यहाँ पे ये बताना है, वही रखें, यहाँ पे ये बताना है कि सारे शेयर्स को इक्वल रैंक है वोटिंग के अंदर, ठीक है। अब ये लाइन आपने यहीं से याद करनी, लिखो ऑल शेयर्स रैंक इक्वली। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, मैं थोड़ी नकल, वो मेरी नकल, आप लिखें तब तक, ऑल शेयर्स रैंक इक्वली फुल स्टॉप के आगे लिखें होल्डर्स ऑफ शेयर आर एंटाइटल्ड all shares rank equally और holder of shares are entitled, ये मैंने जहाँ से पढ़ाना था वहाँ पे ले आया, अच्छा लिखा हुआ है, all shares rank equally, ज़रा आसान लिखा हुआ है ना यहाँ, all shares rank equally and ना करो, फुल स्टॉप का। अगली बात, holders of shares are entitled to dividend from time to time and are entitled to 1 vote per share in AGM। तो आएगा लिखेंगे कि होल्डर ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम and are entitled to 1 vote per share and are, जगह कोई नहीं बची, entitled to 1 vote per share, ये ज़रा लंबा हो रहा है आगे, पर शेयर इन AGM। ये वो जो आपने ऊपर मेरी एक लाइन खाई है ना, उस वजह से। अभी तो देखो ज़रा एक दफ़ा इसको यहाँ से पढ़ लेना है, ये पेज 612 पे ये नोट बना हुआ है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको खुद कल पढ़ा दूंगा नोट्स में से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी अगर रहेगी तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।